गुड आफ्टरनून। बाहर तो थोड़ा ठंडा है माहौल, यहाँ थोड़ा गर्म है। वो गेट खोल दो ना, वो और पहले दिन शाबाश। तो वो क्या वहां पे, तो क्या बाहर तो ठंडी हवा चल रही है। मौसम कल बारिश जैसा नहीं हुआ था शाम को, तो आज भी ऐसा। हाँ, बारिश आने से पहले मौसम हुआ उसकी बात हो रही है, ठीक है। तो मौसम हुआ तभी तो आई बारिश। बारिश तो आई थी मुझे पता है खैर, लेकिन यो मौसम आज भी ऐसा हो रहा है। उदयपुर में क्या ऐसा होता रहता है अक्सर। कल क्या पढ़ रहे थे? ट्रेनिंग प्रोनिंग ही पढ़ रहे हो अभी तक? मैंने 8वें बेच में 2-4 क्वेश्चन प्रबोधन के भी डाल दिए मैंने, ठीक है। आज पूरा पेपर मैंने एडिट कर दिया वापस, तो कोई दिक्कत नहीं है। 4-5 क्वेश्चन होंगे, लेकिन वो तो मैं आते हैं, कोई ज्यादा लोड वाली बात नहीं। अब आप लोग टॉपिक डालो प्रूनिंग की विधियां। ट्रेनिंग हमने कल पढ़ी थी, मैं रिवाइज करा रहा हूं थोड़ा सा। ट्रेनिंग की विधियां कौन? ट्रेनिंग का मतलब होता है पौधे को निश्चित आकार देना। क्या था गाइस? पौधे को निश्चित आकार देना। ट्रेनिंग की विधियां हमने पढ़ी, बोलो। सेंट्रल लीडर सिस्टम, ओपन सेंटर सिस्टम, मॉडिफाइड लीडर सिस्टम। सबसे अच्छा मॉडिफाइड। अंगूर में ट्रेनिंग पढ़ा था, बोलो। हेड सिस्टम, टेलीफोन सिस्टम, उसको क्या कहते हैं? निफिन सिस्टम। सबसे अच्छा है बावर सिस्टम। क्या है? बहुत अना प्रणाली है अनार वगैरह में। प्रोपिंग की जाती है केले में, स्टिकिंग की जाती है टमाटर। अब लिखो प्रूनिंग की विधियां। अब आप प्रूनिंग चालू कर रहे हैं। प्रूनिंग, कल हमने प्रूनिंग स्टार्ट थोड़ी की थी, तो ऐसे लिखो प्रूनिंग की विधियां। यहां से अब प्रश्न आना चालू हो जाएंगे तुम्हारे। प्रूनिंग की विधियां जो है, इसके अंदर देखो क्या करना रहता है। पहले समझेंगे मैं क्यों, लिखो तब लिख लेना, कोई ज्यादा लोड मत लेना। प्रूनिंग की विधियों में मोटी मोटी 2 विधियां हैं। कितनी है? मेन 2 है। देखो कोई भी प्लांट होता है, जैसे ये कोई पौधा है, ये पौधा है, इस पौधे पे बहुत सारी शाखाएं आ रही है, जो कि आती है। और जब आप प्रूनिंग प्रूनिंग करते हो तो शाखाएं तो काटती हो आप लोग। भाई प्रूनिंग करेंगे तो अपन शाखाएं तो काटेंगे। तो किसी भी पौधे की किसी शाखा को आगे आगे से काटना, आगे आगे को बोलते हैं हेड। क्या कहते हैं? और या तो पौधे के ऊपर वाली शाखाओं को काटना, या किसी शाखा के ऊपर वाले भाग को काटना, तो इसको हम लोग कहते हैं हेडिंग बैक। क्या बोलते हैं? तो हेड ही तो काट रहे अपन, तो इसको बोलेंगे हेडिंग बैक। हेडिंग बैक शब्द से पता चल रहा है कि पौधे की शीर्ष शाखाओं को काटना। किसको काटना? भाई हेड का मतलब ऐसे शीर्ष हो गया। तो अगर किसी शाखा को आगे आगे से काटा जाता है या पौधे के ऊपर वाली शाखाओं को हटाया जाता है, तो उसको कहते हैं हेडिंग बैक। कभी आवश्यकता पड़ने पर पौधे की पूरी शाखा को भी काटना पड़ जाता है, जैसे 3 शाखाएं आ रही, एक को काट दिया, तो उससे हम लोग कहते हैं थिनिंग आउट। क्या कहते हैं गाइस? हाँ बोलो, थिनिंग आउट। तो ये मेन 2 विधियां हैं, एक तो है हेडिंग बैक, एक है थिनिंग आउट। तो अब अपन क्या करेंगे? अपन अभी नहीं करेंगे, मैं बोलूंगा तब लिखना, तुम अभी थोड़ी देर समझ लेना। तो थिनिंग आउट का मतलब हुआ किसी शाखा को चयन करके उसको पूरी की पूरी को काट देने को अपन बोलेंगे थिनिंग आउट। जबकि शीर्ष ऊपर ऊपर वाली शाखा को काटने को क्या बोलेंगे? हेडिंग बैक कहते हैं। 2 विधियां तो है ये। अब हम इसकी प्रूनिंग की अन्य विधियों के बारे में बात करेंगे, तो ज्यादा बिल्कुल भी लोड वाली बात नहीं है। जैसे हम बात करें आम के अंदर, तो आम के अंदर 2 क्रियाएं की जाती है। एक क्रिया तो होती है स्कर्टिंग। क्या होती है गाइस? SKIRTING, स्कर्टिंग। और एक होती है डी हॉर्निंग। क्या होती है? हाँ, डी हॉर्निंग ऐसे। तो स्कर्टिंग और डी हॉर्निंग दोनों आम के अंदर होती है। होता क्या है? स्कर्टिंग को आप ऐसे भी लिख देना, बोले स्कर्टिंग। क्या है इसको, ताकि तुम्हें हल्का सा याद रहे। स्कर्टिंग, स्कर्टिंग सही लिखा गया मैंने, स्कर्टिंग, ठीक है। ये वाला याद रखना, स्कर्टिंग। आम के पौधे से नीचे की साइड जो लटकती हुई शाखाएं होती हैं, आम के पौधे से नीचे लटकती हुई शाखाओं को काटने को अपन क्या बोलते हैं? स्कर्टिंग। और कहीं भीड़ भाड़ वाली जो शाखाएं होती है, आम के अंदर पता चला एक ही जगह से 4-5 शाखाएं 6 शाखाएं निकल रही हैं, तो भीड़ भाड़ वाली शाखाओं को हटाने को क्या बोलते हैं? डीहॉर्निंग कहते हैं। ये दोनों क्रियाएं किसमें की जाती हैं? आम के अंदर, स्कर्टिंग एंड डीहॉर्निंग। अब अगली जो है मेथड, उसको हम लोग बोलते हैं, अगला फ्रूट है अंजीर। क्या है गाइस? तो अंजीर में भी 2 क्रियाएं बहुत ही कॉमन है। तो अंजीर में एक क्रिया तो की जाती है जिसको कहते हैं नोचिंग, NOT
CHING, नोचिंग। और एक क्रिया होती है उसको कहते हैं निकिंग। क्या बोलते हैं? निकिंग, NICKING, निकिंग। तो नोचिंग और निकिंग ये दोनों क्रिया किसमें की जाती है? अंजीर में। हल्का सा इनका मतलब समझ लो, अंजीर सिलेबस में नहीं है लेकिन फिर भी पूछ सकते हैं कि क्या किसमें करते हैं। जैसे ये अंजीर का कोई भी एक पौधा है, ठीक है, तो अंजीर के पौधे में ये कोई भी मान लो एक शाखा है, एक ही पौधे पे बना रहा हूं समझने के लिए, ये कोई भी एक बर्ड है। आप लोगों को एक चीज पहले से पता होगी कि अच्छे फलन के लिए कार्बोहाइड्रेट चाहिए पौधे में। क्या चाहिए भाई? पौधे में जितना ज्यादा कार्बोहाइड्रेट होगा उतना अच्छा फल लगेगा। कार्बोहाइड्रेट प्रकाश संश्लेषण के परिणाम स्वरूप बनता है। प्रकाश संश्लेषण होता है और पौधे के ऊपरी भागों में कार्बोहाइड्रेट बनता है और फ्लोएम के माध्यम से, फूड हमेशा फ्लोएम के माध्यम से जाता है, जल जाइलम से जाता है, तो फूड आएगा फ्लोएम से। तो हम क्या करते हैं, माना कि इस नोचिंग शब्द का मतलब होता है किसी शाखा के ऊपर की साइड, जैसे ये शाखा है, ये वाली शाखा, इसके जस्ट ऊपर की साइड अपन ऐसे एक नोच बना देते हैं। नोच का मतलब यहां से थोड़ी सी शाखा को हम लोग निकाल देते हैं। इससे होता क्या है, इससे इस पौधे के अंदर जो भी नीचे से जल वगैरह पोषक तत्व आ रहे हैं वो इस शाखा को ज्यादा मात्रा में मिलते हैं, क्योंकि ऊपर नहीं जाते। हमने यहां से नोच को हटा दिया तो ऊपर नहीं जाएंगे और इस शाखा को मिलेंगे ज्यादा, नहीं तो थोड़ा ऊपर भी जाता तो इसको ज्यादा मिलेंगे, तो इसकी वानस्पतिक वृद्धि क्या होगी? बढ़ जाएगी। तो ये जो हम लोग नोचिंग कर रहे हैं इसका मुख्य उद्देश्य है शाखा की वानस्पतिक वृद्धि को बढ़ाना। क्या है गाइस? वानस्पतिक वृद्धि को बढ़ाना। वानस्पतिक वृद्धि बढ़ती जब पानी और न्यूट्रिएंट की मात्रा बढ़ती है, तो वानस्पतिक वृद्धि को बढ़ाना। हल्का फुल्का से ध्यान रखना, ज्यादा कोई लोड वाली बात नहीं। अब आप इसमें ध्यान रखें, निकिंग यानी नीचे, क्या याद रखोगे? निकिंग नीचे, नोचिंग ऊपर हो गई तो निकिंग, NI से सीधा निकिंग से नीचे याद रह जाएगा, निकिंग नीचे। इस शाखा के नीचे की साइड में बनाते हैं नोच। कहां बनाते हैं? ये पौधे पे कहीं पर भी शाखा हो सकती है, मैंने समझाने के लिए ठेठियां बनाई है। अब नीचे की साइड में नोच बनाने से क्या होता है कि पौधे में ऊपर से जो भी कार्बोहाइड्रेट आ रहा है, जो भी फूड आ रहा है फ्लोएम से, वो क्या होगा? नीचे नहीं जाएगा, इस शाखा को ज्यादा मिलेगा। सही बात है। इस शाखा को ज्यादा मिलने से कार्बोहाइड्रेट जब जब बढ़ता है तो फलन बढ़ता है। क्या बढ़ता है? तो इसके अंदर जो है पुष्पन और फलन को बढ़ावा मिलता है। तो इसका मुख्य उद्देश्य है पुष्पन व फलन को बढ़ाना। सही बात है। तो पुष्पन फलन को बढ़ाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? निकिंग करते हैं। और पौधे की वानस्पतिक या शाखा की वानस्पतिक वृद्धि बढ़ाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? नोचिंग करते हैं। निकिंग यानी नीचे कट बनाते हैं, नोचिंग यानी ऊपर कट बनाते हैं। अब हम इनमें, इसमें तो ये लिखना उद्देश्य है कि इन दोनों में एक एक लाइन लिखनी है और इन दोनों में भी एक एक लाइन। तो यहां से चालू कर रहे हैं अपन। हेडिंग बैक में एक लाइन लिखाऊंगा, थिनिंग आउट में भी एक लाइन लिखाऊंगा, हल्के हल्के से। आज गर्मी बहुत अनशंट है भाई, खतरनाक। नहीं नहीं लग रही? तुम फर्जी हो तुम लोग हैं? क्या पी के आए हो? क्या बोल रहा? लिखो थिनिंग आउट में लाइन लिखो। थिनिंग आउट, थिनिंग आउट में लाइन लिखिए। थिनिंग आउट, चयनात्मक रूप से, चयनात्मक रूप से संपूर्ण शाखा को काटना। चयनात्मक रूप से संपूर्ण शाखा को काटना। सेलेक्टिव एंड कंप्लीट रिमूवल ऑफ ब्रांच। चयनात्मक रूप से संपूर्ण शाखा को काटना। चयनात्मक रूप से संपूर्ण शाखा को काटना। चयनात्मक रूप से संपूर्ण शाखा को काटना को कहते हैं थिनिंग आउट। और अब लिखो उसमें हेडिंग बैक। शीर्ष शाखाओं को काटना, पौधे की शीर्ष शाखाओं को काटना। हेड का मतलब शीर्ष ही होता है, तो लिखो पौधे की शीर्ष शाखाओं को काटना। पौधे की शीर्ष शाखाओं को काटना। पौधे की शीर्ष शाखाओं को काटना। शीर्ष शाखाओं को काटना। ओके, क्या बात है। आगे बढ़ेंगे फिर। पौधे की शीर्ष शाखाओं को काटना। ये डबल के पेपर में थिनिंग आउट आया हुआ पहले कि चयनात्मक रूप से पौधे की संपूर्ण शाखा को काटना क्या कहलाता है? थिनिंग आउट कहलाता है। और शीर्ष का मतलब हेड, तुम समझ ही जाओगे। शीर्ष शाखा का मतलब हेडिंग। अब आप क्या करोगे? आम, आम के अंदर दोनों क्रियाएं, दोनों में एक एक लाइन। आम के अंदर दोनों, स्कर्टिंग लिखो, स्कर्टिंग में आगे फिर
स्कर्टिंग में लाइन लिखो, SKIRTING, स्कर्टिंग लिखा हुआ है बोर्ड पे। इसमें लाइन लिखना आपको, नीचे लटकती हुई शाखाओं को काटना या हटाना, नीचे लटकती हुई शाखाओं को हटाना, रिमूवल ऑफ लो हैंगिंग शूट्स, नीचे लटकती हुई शाखाओं को हटाना, नीचे लटकती हुई शाखाओं को हटाना, रिमूवल ऑफ लो हैंगिंग शूट्स ऑफ मैंगो, नीचे लटकती हुई शाखाओं को हटाना। फिर आप लोग डी हॉर्निंग में लिखो, भीड़ भाड़ वाली शाखाओं को हटाना। डी हॉर्निंग में लिखना है आराम से, डी हॉर्निंग, भीड़ भाड़ वाली शाखाओं को हटाना। रिमूवल ऑफ ओवर क्राउडिंग ब्रांचेस, रिमूवल ऑफ ओवर क्राउडिंग ब्रांचेस, रिमूवल ऑफ ओवर क्राउडिंग ब्रांचेस, नीचे नहीं, भीड़ भाड़ वाली शाखाओं को हटाना, भीड़ भाड़ वाली शाखाओं को हटाना, डी हॉर्निंग। अब अंजीर और अंजीर में दोनों क्रियाएं और सामने उनका लिखा हुआ उतना ही लिखना आप, ठीक है। खाली उद्देश्य लिखना है उन दोनों का, खाली इतना से याद रख लेना कि नोचिंग एंड निकिंग दोनों अंजीर से संबंधित है। सर ऑनलाइन वालों के लिए बुक्स कब अवेलेबल होगी? ऑनलाइन वालों को अगर बुक दी जाएगी तो उसके अलग से पैसे लिए जाएंगे। तुमने जो कोर्स ले रखा है उसी रुपये के अंदर बुक नहीं दी जाएगी, ऐसा सर ने आपको बोला होगा, सही बात? तो जब भी बुक आएगी उसका हल्का जो भी पेमेंट रहेगा वो आपको दे करके आपके घर तक बुक पहुंचा दी जाएगी। लिख लिया? आगे बढ़ते हुए सर मंगवाएं कहां से कहां ऑर्डर करें? अभी वो बुक आने में लगभग 7-8 दिन की देर है, तो बुक आते ही सर एक वीडियो बनाएंगे और उसके माध्यम से आप लोगों को बता देंगे कि आप कहां से ऑर्डर कर सकते हो, क्या कर सकते हो, ठीक है? शाबाश। मैंने सर को एक दो राय दी है, अगर वो मान लेंगे तो और थोड़ा आसान हो जाएगा। मैंने एक तो बोला था ये आप कोटा सेंटर पे अवेलेबल करा दो, जयपुर में सेंटर पे अवेलेबल करा दो, बच्चे वहां आके ले जाएंगे तो घर नहीं भेजनी पड़ेगी, नहीं? और अगर ऐसा करते नहीं तो यहाँ से भेज देंगे, यहाँ से तो भेज रहे हैं हर साल। किसी के छूट रहा अभी तक? किसी के छूट रहा है क्या अभी? अब आप लोग ध्यान से सुनना, अब जो भी मैं आगे बता रहा हूं आप सभी लोग ध्यान से सुनते जाएंगे। अब मैं बात कर रहा हूं अमरूद की, इसके बात कर रहा हूं। अमरूद के अंदर एक क्रिया की जाती है जिसको कहते हैं बेंडिंग। क्या कहते हैं? पहले समझना है, मैं कहूं अबे लिखो तब लिखना। बेंडिंग, बेंडिंग शब्द में तुम समझते हो, इसको कहते हैं बंकन। क्या बोलते हैं? बंकन। इसका अर्थ होता है शाखा को झुकाना। बेंड यानी झुकाना नहीं होता, तो इसका मतलब होता है शाखा को झुकाना, शाखा को झुकाना। इसमें शाखा को झुकाने की जो है क्रिया बहुत फेमस है, शाखा को झुकाना। तो इसके अंदर शाखा को झुकाने का जो काम है उसके मेन उद्देश्य देखो क्या है। जैसे ये अमरूद का पेड़ है, अमरूद के पेड़ में जल्दी फलन लेने के लिए हम शाखा को झुकाने के लिए, ये जैसे कोई शाखा ऐसे जा रही है तो उसको ऊपर नहीं जाने देते हैं और उसको इस तरीके से या तो ऐसे कर देते हैं या उसको अगर नीचे झुकने लायक है तो बिल्कुल नीचे झुका करके नीचे बांध देते हैं। उससे दो काम होते हैं, एक तो पौधे की पत्तियों में जो कार्बोहाइड्रेट बनता है वो आगे की साइड में इकट्ठा हो जाता है, और मैंने आपको कहा है कि कार्बोहाइड्रेट की फलन के लिए जिम्मेदार है, सही है? तो जहां कार्बोहाइड्रेट आगे साइड में ज्यादा जल्दी फल लगते हैं। इसके अलावा जो ऑक्सीजन होता है ना, ऑक्सीजन हार्मोन, अगर शाखा ऐसे रहते हैं तो ऑक्सीजन ज्यादा बनता है, शाखा लंबी ज्यादा होती है। अगर इसको शाखा को ऐसे मोड़ दें तो ऑक्सीजन की सांद्रता कम हो जाती है और सहायक शाखाओं का फूटान ज्यादा बढ़ता है, तो सहायक शाखाओं पे फलन ज्यादा होता है उसका। तो ये शाखा लंबी नहीं जाकर के थोड़ी साइड में से भी फूटती। तो इसका मुख्य उद्देश्य बेंडिंग का है, मुख्य उद्देश्य पुष्पन व फलन को बढ़ाना। क्या उद्देश्य है गाइस? पुष्पन व फल, क्योंकि प्रूनिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है? पुष्पन फलन को बढ़ाना ही तो है।
पुष्पन व फलन को बढ़ाना, ये इसका मेन ऑब्जेक्ट, बढ़ाना। इसी प्रकार से एक क्रिया और की जाती है जिसको हम लोग बोलते हैं अंगूर के अंदर। किसमें करेंगे? अंगूर के अंदर रिंगिंग या गर्डलिंग करते हैं। क्या करते हैं? अंग्रेजी में लिख देता हूं रिंगिंग, या उसको बोला जाता है गर्डलिंग, GIRDLING, गर्डलिंग। हिंदी में इसको बोलते हैं वलयकरण। क्या कहते हैं? वलयकरण। तो वलयकरण में होता कुछ भी नहीं, जैसे ये अंगूर का प्लांट होता है तो उसकी जैसे कोई भी शाखा है ये, तो उस शाखा के अंदर क्या करते हैं कि भाई ऊपर ऊपर की साइड में तो आपके कार्बोहाइड्रेट बनता है पत्तियों में, और कार्बोहाइड्रेट बनने के बाद नीचे की साइड में फ्लोएम्स आता है। तो हम क्या करते हैं, फ्लोएम को हटा देते हैं बीच में से, हल्की सी रिंग शेप में। यहाँ लगभग जो है 3 mm से 5 mm तक अलग अलग में है, ये वाला आपके आता नहीं एग्जाम में, तो लगभग जो है 3 mm के आसपास यहाँ से हल्की सी रिंग शेप में इसको रिमूव कर देते हैं। हल्की सी गोलमाल यहाँ से बिल्कुल जो है छल्ला निकाल देते हैं, यहाँ से हल्का सा कट लगा करके रिंग शेप में पूरा फ्लोएम काट लेते हैं। उसकी छाल छाल होती है ना, उसको हटा लेते हैं तो फ्लोएम हट जाता है। अब फ्लोएम हट जाता है तो फूड इधर जाने का रास्ता बंद हो गया, तो फूड किधर इकट्ठा हो जाता है? आगे, और आगे फूड इकट्ठा हो जाता है तो फलन अच्छा होता है। तो इसका मुख्य उद्देश्य भी क्या है? पुष्पन और फलन को बढ़ाना। बेंडिंग का उद्देश्य भी क्या है? पुष्पन फलन को बढ़ाना। ये क्या हुआ? अरे वाह है। तो इसका शाबाश। तो लेकिन इसका एक सिस्टम है, चलो ये, और रिंगिंग किसमें कर रहे हैं अपन? अंगूर में कर रहे हैं। अब एक क्रिया और है जिसको हम लोग कहते हैं स्मजिंग। क्या है? हालांकि वो भी आम में की जाती है, तो आम अपने दोबारा आ गया वापस, कोई दिक्कत नहीं है। तो आम के अंदर एक क्रिया है स्मजिंग, SMUDGING, पहले बता रखा तुम्हें इसका मतलब। इसको हम कहते हैं स्मजिंग, धुआं करना। क्या कहते हैं? तो इस स्मजिंग शब्द का मतलब होता है धुआं करना। तो ये धुआं करने की जो क्रिया है, ये आम के अंदर की, स्मोकिंग भी बोल सकते हैं लेकिन स्मजिंग थोड़ा टेक्निकल टर्म है। ये आम के अंदर फिलीपींस नामक देश में करते हैं। फिलीपींस में, तुम जानते हो फिलीपींस? तो फिलीपींस देश के अंदर ये क्रिया की जाती है, और इससे भी पुष्पन और फलन को बढ़ावा मिलता है। तीनों ही क्रियाओं का उद्देश्य क्या है? पुष्पन में फलन को बढ़ाना। इसका भी ये होता कैसे? देखो एक चीज बताता हूँ। जैसे ये आम का प्लांट है, आम के प्लांट के नीचे फसल अवशेष को जला करके धुआं कर देते हैं। अब एक्चुअली धुएं के अंदर कुछ गैसेस होते हैं जैसे इथाइलिन। तो इथाइलिन एक पादप वृद्धि को रोकने वाला हार्मोन है। कैसा है? तो वो पादप वृद्धि को रोकता है, यानी पौधे की वनस्पतिक वृद्धि को रोकता है। तो आपने यहाँ धुआं किया, तो धुआं करने से क्या हुआ? पौधे की वनस्पतिक वृद्धि रुकी, और वनस्पतिक वृद्धि रुकती है तो फलन को बढ़ावा मिलता है हमेशा। पौधा अगर वनस्पतिक वृद्धि नहीं कर रहा है, इसका मतलब उसमें क्या होगा? फ्रूटिंग बढ़ेगी। तो इससे भी पुष्पन और फलन को बढ़ावा मिलता है। ये तीनों क्रियाएं लिखनी, उद्देश्य इनका सेम है, और ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अगर तुमने पुराने पेपर देखे हैं तो तुम्हें पता रहेगा कि कैसे है। ये आते रहते हैं एग्जाम में क्वेश्चन, तुरंत लिख लो। सर राइटिंग कहीं कहीं से समझ नहीं आ रही है, तभी तो मैं बोल रहा हूं ना साथ साथ। मेरी राइटिंग समझ नहीं आ रही, इसलिए मुझे नहीं लगता तुम्हें और किसी की आती होगी। तो मैं 2 बार रिपीट कर रहा हूँ ना, राइटिंग अच्छी लिखने की कोशिश कर रहा हूँ। एक, हाँ थोड़ा बड़ा लिखते हैं, लेकिन अब क्या करेंगे, मैं इस आदत को सुधार रहा हूँ, बड़ा लिखने की आदत को सुधार रहा हूँ। छोटा लिखता हूँ, धीरे धीरे सुधार रहा हूँ, जो 1-2 भर्तियां और आएगी तब तक सुधर, और मैं बड़ा लिखने की कोशिश करूंगा। ठीक है, शाबाश। ये पेन थोड़ा गड़बड़ है, ये पेन है, इसको आगे से थोड़ा और तीखा होना चाहिए। अगर ये पेन तीखा रहता है तो और व्यवस्थित लिख सकते, जैसा कि उधर उस रूम के अंदर है, 18 नंबर कमरे में है, उसके ऊपर वाले में है, रघुनाथपुरा में है, वो पेन का फर्क पड़ता। लेकिन वो पेन महंगे आते हैं। नहीं महंगे तो नहीं आते होंगे, ये भी ठीक है। चुंबक तो इसमें भी है, उनमें भी होती, ज्यादा कुछ। अच्छी राइटिंग, राइटिंग तुम लोग अच्छा लिखते हो आजकल, नहीं? हाँ ठीक, ठीक है, मैं जूम कर रहा हूँ, तुम थोड़ा थोड़ा लिखते रहो। पीछे एक एलईडी लगाने की बोला था, लेकिन लगाते नहीं है यार, क्या बोला इनको।
तुम लोगों को एप्लीकेशन लिखना नहीं आती क्या? पुष्पन और फलन को बढ़ाना तीनों में लिखना है। इन तीनों क्रियाओं का उद्देश्य है पुष्पन व फलन को बढ़ाना। तीनों ही क्रियाओं का उद्देश्य है पुष्पन फलन को बढ़ाना। अपन चैप्टर पढ़ रहे हैं, उसका नाम है ट्रेनिंग एंड प्रूनिंग। अभी प्रूनिंग की विधियां चल रही है, सभी प्रूनिंग के तरीके हैं। हो गया? तीनों ही क्रियाओं का उद्देश्य है पुष्पन व फलन को बढ़ाना। अब इनके उदाहरण लिखो आगे। यहां तक डन? हाँ, 1 मिनट रुक रहा हूं, लिख लो फटाक से। क्या बात है, क्या बात है, अच्छा लिखा तुम। पीछे लिख पा रहे हो बेटा आराम से? शाबाश, कोई दिक्कत हो ना? गुड। अब लिखो प्रूनिंग के उदाहरण। ये लिखने के बाद आपको लिखना है प्रूनिंग के उदाहरण। ये जो धुआं करने वाली क्रिया है, ये कहां पर फेमस है? फिलीपींस में। फिलीपींस करके देश है, फिलीपींस। अंगूर में क्या करते हैं कि जैसे ऊपर से फल, कार्बोहाइड्रेट ऊपर ही बनता है पत्तियों में, पत्तियों नीचे नहीं आएगा, तो ऊपर इकट्ठा रह जाएगा। कार्बोहाइड्रेट बढ़ाना फलन के लिए, जितना ज्यादा कार्बोहाइड्रेट रहता है उतना ही फलन ज्यादा होता। ये है। फिलीपींस देश कौन से महाद्वीप में स्थित है? फिलीपींस नक्शे में जानते हो? फिलीपींस, फिलीपींस अपना ही तो पड़ोसी है, ज्यादा दूर नहीं है, 5-4 हजार किलोमीटर होगा। 4-1 हजार 4 हजार किलोमीटर पे कम होता है। पूरी धरती पे गोलमाल घूमो तो 13-14 हजार किलोमीटर से ज्यादा नहीं। फिलीपींस में एक, ये तो एक द्वीप है, पानी के अंदर है, समुद्र में। ये भारत है, जैसे ज्यादा नहीं बता रहा हूं। ये भारत, म्यांमार, ये आपका जो है लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, एक समुद्र है साउथ चाइना सी, उसके बाद फिलीपींस, ऊपर जापान। फिलीपींस जो है, इसकी राजधानी है मनीला। नाम सुना हुआ तुम? यहाँ वो अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान है। यहाँ की जनसंख्या घनत्व तो बहुत ज्यादा, मैंने बताया होगा पहले। जैसे राजस्थान का जनसंख्या घनत्व है 200। जनसंख्या घनत्व का मतलब 1 स्क्वायर किलोमीटर में, 1 किलोमीटर लंबाई में, 1 किलोमीटर चौड़ाई में कितने लोग रहते हैं, उसको जनसंख्या घनत्व कहते हैं। राजस्थान का जनसंख्या घनत्व है 200। जैसे जैसलमेर जिले का है 17, जयपुर का 500 से ज्यादा होगा, उत्तर प्रदेश का है 800। लेकिन दिल्ली जो जगह है ना, दिल्ली सिटी का लगभग 10,000, बंबई का लगभग 13,000, इस मनीला का 30,000। कितना? 30,000 लोग प्रति स्क्वायर किलोमीटर में लगभग रहते हैं। दुनिया का सबसे ज्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी वाली जगह। कैसे रहते हैं भगवान जाने। नहीं, यह है। अब लिखो प्रूनिंग के उदाहरण। प्रूनिंग के उदाहरण इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना, मेरे साथ लिखना अलाउ रहेगा। ऐसे लिखो प्रूनिंग के उदाहरण। प्रूनिंग के उदाहरण। उदाहरण प्रूनिंग के एग्जाम्पल आप लोग मेरे साथ लिखेंगे। बिल्कुल सिंपल सिंपल है, लेकिन सुपरवाइजर के पुराने पेपर उठा के देखना कि यहाँ से कितने प्रश्न आ रखे हैं, चैप्टर से। तो पहले नंबर पे लिखेंगे आप लोग रूट
प्रूनिंग, जड़ों की काट छांट करने को बोलते हैं रूट प्रूनिंग। रूट प्रूनिंग शब्द का मतलब होता है जड़ों की काट छांट करना। जड़ों को हल्का सा खोद करके काट करके देसी खाद भरने से गड्ढे में फलों की उपज काफी बढ़ती है। ये नींबू वर्गीय फलों में फेमस है, सिट्रस में की जाती है। जड़ों की काट छांट नींबू वर्गीय फलों में की जाती है और ये दिसंबर जनवरी महीने में की जाती है, दिसंबर जनवरी। तो आपको इतना याद रखना है कि जड़ों की काट छांट करना सिट्रस में फेमस है, नंबर 1। दूसरी एक प्रूनिंग होती है पत्तियों की काट छांट करने को लीफ प्रूनिंग कहते हैं, लीफ प्रूनिंग। पत्तियों की काट छांट करने वाली क्रिया जो है कहलाती है लीफ प्रूनिंग और ये खजूर से संबंधित है, क्योंकि खजूर के अंदर कोई शाखाएं आती नहीं, खाली पत्तियां आती, तो पत्तियों को काट छांट करते हैं, जून महीने में करते हैं, जून में, ठीक है। और लगभग उपयुक्त पत्तियों की संख्या रखते हैं 75 से 100, बाकी सबको काट देते हैं। 12वीं किताब में लिखा हुआ है उपयुक्त पत्तियों की संख्या, उपयुक्त पत्तियां रखी जाती है, पत्तियां 75 से 100 और बाकी सभी अनावश्यक पत्तियों को हटा दिया जाता है। तो पत्तियों की काट छांट करना लीफ प्रूनिंग जो कि खजूर है, और जड़ों की काट छांट करना रूट प्रूनिंग जो कि सिट्रस में है। तो अब यूं है, अरे रूट प्रूनिंग को हिंदी नहीं है इसकी कोई शुद्ध हिंदी, अगर किसी को हिंदी में लिखना है ना बेटा, तो आप लोग इसको रूट प्रूनिंग लिख दिया करो, ठीक है। जैसे मैं बोल रहा हूं तो ऐसे लिखा करो रूट प्रूनिंग, सही है, या जड़ों की काट छांट करना। तो मैं जो शब्द लिख रहा हूँ सही सोच समझ के लिख रहा हूँ। 99 100 जने हैं तो 100 में से 99 को इससे दिक्कत नहीं है कोई, लेकिन खाली कोई एक है उसको दिक्कत है तो तुम वैसे लिख लेना, सही बात है। पत्तियों को लीफ बोलते हैं, इसमें भी तुम्हें दिक्कत है क्या, फिर तुम सुपरवाइजर बन के तो क्या नाल करोगे बता, तुम्हें पत्ती को लीफ कहते हैं ये भी नहीं पता चल रहा, तो फिर तो दिक्कत है, सही नहीं। तो अब पत्तियों की काट छांट देखो कैसे करते हैं। जैसे खजूर है, खजूर के पौधे में जून महीने में फल बनना चालू होते हैं, मस्त। तो फलों का, खजूर के अंदर फलों का बंच आता है ऐसे, ये जैसे इतनी सारी पत्तियां हैं, अब इतनी सारी पत्तियां जब खजूर में होती है तो वो फलों का गुच्छा कैसे निकलेगा, तो उसको निकलने में काफी दिक्कत होती है, इसलिए हम लोग जून महीने में पत्तियों को क्या करते हैं, हटा देते हैं ताकि वो बंच इजीली निकल सके। अब तीसरे नंबर पर लिखो हेवी प्रूनिंग, इसकी मैं हिंदी भी लिख दूंगा, हेवी प्रूनिंग, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाली। हेवी प्रूनिंग को कहा जाता है कठोर प्रूनिंग, इसको कहा जाता है कठोर प्रूनिंग। तीसरे वाली लिखनी है आपको हेवी प्रूनिंग, इसको अपन बोलेंगे कठोर प्रूनिंग, यानी बहुत ज्यादा काट छांट करना, पौधे को लगभग लगभग पूरे को निपटा देते हैं, पूरा कटिंग छटिंग करके पूरा फाइन, तो वापस फूटता फिर नए सिरे से, उसको बोलते हैं हेवी प्रूनिंग। हेवी प्रूनिंग अलग अलग पौधों में की जाती है। नंबर 1 बेर के अंदर की जाती है, बेर में। एक की जाती है फालसे में, बेर फालसा, और फूलों में अगर याद रखना चाहो तो गुलाब को भी इसी में ले सकते हैं, गुलाब में भी की जाती है। तो हेवी प्रूनिंग का मतलब पौधे में बहुत ज्यादा काट छांट करना, ये बेर, फालसा और गुलाब में की जाती है। और बेर में जो प्रूनिंग करने का टाइम है वो है अप्रैल मई का महीना, बेर में अप्रैल मई, आराम से लिखना अप्रैल मई। फालसे में दिसंबर, दिसंबर, और गुलाब के अंदर की जाती है सितंबर अक्टूबर, सितंबर अक्टूबर, ऐसे। तो ये इन सब के अंदर ये पूछा जाएगा, एक बार इसको लिखो फिर मैं बताता हूँ कौन से एग्जाम में आएगी। तो बेर में अप्रैल मई, और फालसे में दिसंबर, गुलाब के अंदर सितंबर अक्टूबर। हो गया, गुड। सुपरवाइजर का एक भी एग्जाम ऐसा नहीं है, एक दो को छोड़ दो, 10 में से 2 मान लो नहीं आया होगा, बाकी 8 बार ये आया हुआ है कि गुलाब में प्रूनिंग करने का टाइम क्या है। तो गुलाब में प्रूनिंग करने का टाइम वैसे तो सितंबर अक्टूबर में, लेकिन वैसे और याद रखो तो अक्टूबर। जेट के सुपरवाइजर के पेपर होते हैं उसमें बेर में प्रूनिंग करने का टाइम तो आते ही आता है, तो तुम जेट की परीक्षा दिए तब से आ रहा है 10-15 सालों से। तो ये है अप्रैल मई, अप्रैल मई में भी मई को ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी है अपने, ठीक है। और ये आपके एग्रीकल्चर सुपरवाइजर 2023 जो यूनिवर्सिटी वाले पेपर में आया कि जड़ों की काट छांट किसमें की जाती है, तो सिट्रस में की जाती है। क्या ये तुम्हें याद नहीं रहेगा, ये रखना पड़ेगा याद, सही है। तो ये इतनी सारी प्रूनिंग हमने पढ़ ली। अब एक और है चीज, ये लिख लिया, किसके छोटा हाथ खड़ा करो। अब लिखो अंगूर।
अब हम आगे बढ़ते हुए चर्चा करने जा रहे हैं बेटा अंगूर की। अंगूर के अंदर कल मैंने आपको क्या कहा था कि अंगूर सबसे ज्यादा कौन से राज्य में होते हैं? महाराष्ट्र में होते हैं। अंगूर की खेती एक तो उत्तर भारत में होती है, हल्की फुल्की सी थोड़ी बहुत उत्तर भारत, और ज्यादातर इसकी खेती कहाँ पे होती है? दक्षिण भारत में होती है। तो एक तो इसकी खेती होगी दक्षिण भारत और एक बेटा इसकी खेती होगी उत्तर भारत। उत्तर भारत का जैसा मौसम है उसमें अंगूर का पौधा जो होता है वो आपका पत्तझड़ी प्रकृति का होता है, यानी पत्ते जड़ जाते हैं साल में एक बार, और डोरमेंसी में जाता है प्लांट, तो एक ही बार प्रूनिंग करते हैं, एक ही फसल ले सकते हैं। वो करने का टाइम है दिसंबर जनवरी। क्या है गाइस? तो इसको याद रखना इंपॉर्टेंट है, डीजे से याद रखते हैं अपन। कैसे याद रखते हैं? तो उत्तर भारत में बच गया डीजे। कैसे याद रखते हैं इसको? तो उत्तर भारत में दिसंबर जनवरी। दक्षिण भारत में अंगूर का पौधा सदाबहार होता है, एवरग्रीन, एवरग्रीन होता है। अब एवरग्रीन में क्या होता है कि साल में 2 बार इसमें अपने को प्रूनिंग करनी पड़ती है। साल में 2 बार प्रूनिंग होती है, एक तो अप्रैल महीने में। कब करते हैं? तो एक तो अप्रैल महीने में होती है और एक होती है अक्टूबर में। अप्रैल और अक्टूबर 2 बार प्रूनिंग की जाती है। आप याद तो खाली इतने रख लो तो काम चल जाएगा कि प्रूनिंग करने का टाइम क्या है। लेकिन होता क्या है जो समझो, जैसे ये अंगूर का प्लांट है, अंगूर के प्लांट के अंदर कई सारी शाखाएं आ रही है। ये प्राथमिक शाखा है, द्वितीयक शाखा है, ये तृतीयक शाखा है। कौन सी शाखा है? तृतीयक। इस तृतीयक शाखा के ऊपर काफी सारी छोटी 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 शाखाएं आती है, उनको कैन बोलते हैं अपन। जैसे 15 शाखाएं आ रही है, लेकिन 15 को हम नहीं रख सकते, हमें रखनी खाली 5। कितनी रखनी? ताकि पौधे का आधार मजबूत रहे, तो फ्रूटिंग अच्छी होगी आगे चल करके। तो इसको बोला जाता है बैकवर्ड प्रूनिंग। क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं अपन बैकवर्ड, बैकवर्ड, या इसको कहा जाता है फाउंडेशन। क्या कहते हैं? हाँ, तो इसको बोला जाता है फाउंडेशन प्रूनिंग। तो पहला हमने पढ़ा फाउंडेशन प्रूनिंग। अब क्या होता है कि ये जो हमने शाखाएं रखी थी इसके ऊपर, अब इसके ऊपर सीधे फल लगेंगे, तो फल भी बहुत सारे लगते हैं। एक एक शाखा के ऊपर 10-10 बन जाते हैं, 8-8 बन जाते हैं, लेकिन सारे नहीं रख सकते अपन, क्योंकि सारे रखेंगे तो फलों का आकार छोटा है। तो हम क्या रखते हैं? कम बंच रखते हैं, 4 रखते हैं, 5 रखते हैं। तो उसको हम लोग कहते हैं फॉरवर्ड प्रूनिंग। आगे आगे से हटाने को कहा जाता है फॉरवर्ड, या इसको सीधा कह सकते हैं फ्रूट प्रूनिंग। क्या बोलते हैं? फ्रूट प्रूनिंग कहते हैं। ऐसा आप लोग थोड़ा बहुत ध्यान रख सकते हो। अब ये प्रश्न क्या आएगा, पहले कई बार आया हुआ एग्जाम में कि उत्तर भारत में अंगूर में प्रूनिंग कब की जाती है? दिसंबर। तो उत्तर भारत में डीजे, क्या रखोगे? और दक्षिण भारत में एओ। क्या है? तुम बड़े होकर के क्या बनना चाहते हो? एग्रीकल्चर ऑफिसर बनना चाहते हो? बोलो अप्रैल अक्टूबर। क्या रखोगे? तो अभी प्री पीजी का पेपर हुआ था 2023 वाला, उसमें प्रश्न आ रखा है कि दक्षिण भारत में अंगूर में प्रूनिंग करने का टाइम बताओ। अप्रैल, अक्टूबर, जनवरी, ए और बी दोनों। तो क्या करोगे? ए और बी दोनों, अप्रैल और अक्टूबर दोनों करना है, लिखना है इसको। क्या बात है। बुक लेना जरूरी नहीं है। ऑनलाइन वाले पूछ रहे हैं कि क्या बुक लेना जरूरी है, तो बुक लेना कोई अनिवार्य नहीं है। आप लोग अगर नोट्स पढ़ रहे हो तो फिर बुक की कहाँ जरूरत? वो तो उसमें क्या क्वेश्चन आंसर हल करने के लिए ऐसा कुछ है, तो बाकी बुक तो उनको चाहिए जिन्होंने कोर्स वगैरह नहीं ले रखा। तुम्हारे एग्रोनॉमी की क्लास नहीं लग रही अभी? कितने दिन हो गए? लगी ही नहीं है अब तक? अच्छा, तो अंशुमान सर आ तो रहे थे, तो उनकी क्लासेस ज्यादा हो रही होगी। अभी किसके छूट रहा है क्या? ट्रेनिंग प्रूनिंग हमने पढ़ लिया। देखो वो लंबा चौड़ा टॉपिक है, काफी सारी चीजें निपट ली। नहीं, आपके सिलेबस में सीधा लिखा हुआ नहीं है ट्रेनिंग प्रूनिंग, लेकिन ट्रेनिंग प्रूनिंग से प्रश्न कितने आते हैं। अब अपने को अंगूर में ट्रेनिंग और प्रूनिंग, जब भी अंगूर पढ़ेंगे तो दोनों पढ़ने की जरूरत नहीं है। सही बात है भाई, जब भी अंगूर पढ़ेंगे तो ट्रेनिंग प्रूनिंग नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि ट्रेनिंग प्रूनिंग हमने यहाँ पे पढ़ ली है और इम्पोर्टेंट पढ़ी है।
नहीं नहीं, लीप प्रूनिंग में अलग से ही लिखना अंगूर। अंगूर लीप प्रूनिंग में नहीं था, अलग से है। लीप प्रूनिंग में कैसे होगा, अलग से है, ठीक है। ऑनलाइन है, पता नहीं क्या ही बोल रहे हैं। सर टीचर्स तो कहते हैं कि हम यहाँ पर नहीं पढ़ाते हैं, वे हम बुक में दे दिया है। देखो उसमें मेरी ये इच्छा है, मैं ये जोड़ना चाहता हूँ कि जो कुछ भी हॉर्टिकल्चर में मैं यहाँ पढ़ा दूंगा उसको तुम्हें बुक में से पढ़ने की जरूरत नहीं, सीधी बात। जो कुछ भी आपको मैंने नोट्स पढ़ा दिए, हो सकता है आपको बुक भी दे दी। ऑफलाइन वालों को तो क्या पता बुक देंगे, तो आपको बुक भी देंगे और अपने हॉर्टिकल्चर पढ़ भी ली। तो जो टॉपिक मैंने आपको यहाँ पढ़ा दिया वो बुक में पढ़ने की जरूरत नहीं, समझ रहे हो। अपन यहाँ अच्छा पढ़ रहे हैं बुक से, बुक भी तो अपन ने बना रखी है। अब कुछ पढ़ा कि अपन ने आज, प्रूनिंग की दो विधियां, मेन शीर्ष शाखा को काटना हेडिंग बैक, पूरी शाखा को काटना थिनिंग आउट। आम के अंदर नीचे लटकती हुई शाखाओं को हटाना स्कर्टिंग, भीड़ भाड़ वाली शाखाओं को हटाना डिफोन। नीचे निकिंग और नोचिंग किसमें करते हैं अपन, अंजीर के अंदर करते हैं। बेंडिंग यानी शाखा को झुकाना किसमें करते हैं अपन, सुपरवाइजर तुम्हारा वाला ओरिजिनल 2024 में आया हुआ प्रश्न है, बेंडिंग बंकन। स्कर्टिंग भी सुपरवाइजर 2024 में आया हुआ प्रश्न है, तो ये चीजें आती रहती है रेगुलर। रिंगिंग और गर्डलिंग किसमें करते हैं, इसमें। स्मजिंग किसमें करते हैं, आम के अंदर करते हैं, ठीक है। और जड़ों की काट चाट किसमें करते हैं, सिट्रस में। लीफ प्रूनिंग किसमें करते हैं, ये। और बेर में प्रूनिंग करने का टाइम क्या है, ये है। और गुलाब में कब करते हैं, सितंबर। गुलाब में इनमें जितनी ज्यादा प्रूनिंग करते हैं उतना ही ज्यादा वापस फूटता है। लेकिन गांव में लोग मानते कहाँ, गांव में मेरी फैमिली में भी कई लोग ऐसे जिनको मैं कहता हूँ इन गुलाब को काटो काटो, लेकिन मानते नहीं, काटते नहीं। तो मेरे एक अंकल जी गुलाब लगा रखा, गुलाब की व्यवसायिक उम्र 7-8 साल ही होती है, इससे ज्यादा फिर इतने फूल नहीं आते। गुलाब लगा, हेलो आवाज आ रही थोड़ी थोड़ी, तो उन्होंने गुलाब लगाया, कट गई, हेलो। तो गुलाब में क्या कि 2 साल हुए तो मैंने कहा इनकी काट छांट करो, साल में एक बार काट छांट करने से फूल मस्त आते हैं। तो वो उनको लगता है कि ये गलत राय तो नहीं दे देखे। अरे मैंने कहा काका जी मैं तुमको गलत राय क्यों दूंगा, मैं तो राय देता रहता हूँ, मेरा काम ही यही है, इधर उधर किसानों को बताता रहता हूँ। तो वो गुलाब काटते नहीं, गुलाब अब इतने बड़े हो गए पेड़ के जैसे। अब उसमें फूल तोड़ने के लिए काका जी घुसते हैं अंदर, तो धोती उधर उलझ गई, वो उधर उलझ गई, काकी जाती तो घाघरा उधर। गुलाब में कांटे होते हैं, गुलाब में कांटे होते हैं, तो वो उलझता रहता है। लेकिन मानते नहीं, लोग नहीं मानते। फूल कम आते हैं, 2-2 किलो फूल तोड़ के लाते हैं मंडी में बेच कर। और मैंने कहा काका जी अब ढंग से करते तो गांठे बांध के फिर ले जाते हैं, फूल खूब आते हैं, लेकिन मानते नहीं लोग, आदत से मजबूर, क्या ही कर सकते हैं बताओ। तो अंगूर के अंदर उत्तर भारत में डीजे क्या है गाइस, और दक्षिण भारत में यो। अब एक नया टॉपिक डालो सिलेबस में लिखा हुआ आफलन, थोड़ा सा तकनीकी टॉपिक है, लोड नहीं लेना बिल्कुल। आफलन सीधा लिखा हुआ टॉपिक है आप, और 12वीं की किताब में भी है। आफलन की समस्या, समस्या व समाधान, आफलन की समस्या व समाधान, ऐसे लिखना आपको। आफलन की समस्या व समाधान, इसकी अंग्रेजी भी लिखनी है और टॉपिक डालना बढ़िया से। अनफ्रूटफुलनेस, अनफ्रूटफुल, अनफ्रूटफुलनेस एंड इट्स मैनेजमेंट, अनफ्रूटफुलनेस एंड इट्स मैनेजमेंट, कि किस प्रकार से हम लोग जो है अनफ्रूटफुल की समस्या का समाधान कर सकते हैं। तो आप लोगों को ऐसे लिखना, मैं जो बताऊंगा उसी प्रकार से हम लोग लिखेंगे, व्यवस्थित बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। तो आफलन की समस्या व इसका समाधान। ओके, अब आपको कुछ भी नहीं करना है, समझना है 2 मिनट के लिए। मैं कहूं लिखो तब लिखना, अभी आप जो है इसको टॉपिक डाल करके छोड़ दो। तो आफलन कहते किसको, मैं आपको हल्का सा बताना चाहूंगा। देखो ये कोई भी प्लांट है, जैसे तुम बता नहीं सकते ये प्लांट है किसका, क्या तुम बता सकते हो ये पौधा किसका, ये पौधा किसका है। अनार का तो नहीं हो सकता क्योंकि एक तना नहीं होता, अनार में तो बहुत तने होते। ये पौधा है आंवले का, किसका है, हालांकि किसी का भी हो सकता है, तुम्हें क्या ही पता है किसका है। नहीं, मेरे को नहीं पता क्योंकि मैंने कुछ और बोलते बोलते और बोल दिया कुछ।
तो कहने का मतलब इस आंवले के पौधे की कैपेसिटी है साल के 50 किलो आंवले पैदा कर सकता है। कितने कर सकता है? लेकिन किसी कारण से उत्पादन प्राप्त हो रहा है 40 किलो, 30 किलो, 10 किलो या 0 किलो। मतलब पौधे की कैपेसिटी से कम उत्पादन प्राप्त होने को अपन क्या कहते हैं? अफलन कहते हैं। जैसे कि तुम सुपरवाइजर की तैयारी कर रहे हो, तुम्हारी क्षमता आईएएस बनने, तुम आईएएस बन सकते हो, तैयारी करो, तुम सुपरवाइजर तैयारी करो, तो तुम्हारे साथ में भी कौन सी समस्या हो रही है? अफलन। मतलब आदमी जब अपनी क्षमता के अनुसार नहीं कर पाता तो वो सारी चीजें होती है अफलन वाली स्थिति, यानी कि जो सक्सेस नहीं हो पा रहे ढंग से। भाई कई लोग तो क्या कभी कभी हो, जीवन में नहीं है, बहुत सारों के साथ में होता है, जो लोग अपनी क्षमता को नहीं पहचानते वो लोग सुपरवाइजर बन करके गांव में मिठाई बांटते फिरे, जबकि उसकी औकात है एसडीएम बनने। कल थोड़ा पढ़ लेता तो एसडीएम बन जाता। वो वाली कहानी नहीं होती क्या, गांव में एक बार क्या एक आदमी कलेक्टर बन गया। ऐसे बहुत पुरानी बात याद आ गई, ऐसे चुटकला है। तो गांव में एक आदमी कलेक्टर बन गया, तो ढोल ताजे बज रहे हैं, डीजे पे बनोली निकल रही गांव में मस्त तरीके से इधर उधर, तो मजे ले रहे हैं लोग बाग के। चलो गांव का आईएएस बन गया, पहला आईएएस। डोकरे बैठे हुए चबूतरे के ऊपर, पूरा बुजुर्ग वो बैठे हुए बात कर रहे हैं। थोड़ा और पढ़ लेता तो पटवारी बन जाता है। अब गांव वाले लोगों को तो पटवारी को उतना ही मानते हैं, उनके लिए तो सब कुछ पटवारी था पुराने टाइम पे। नहीं तो पटवारी या सुपरवाइजर बनने वाला लड़का जो है वो खुश हो जाता है। मैंने कईयों को देखा है, खूब टैलेंटेड है, लेकिन वो बीज बांट रहे थैलियां पकड़ पकड़ के बांट। अरे मैंने कहा पढ़ ले क्या है, तो उसी में खुश नहीं। तो अब जो है अफलन का मतलब है, अफलन के लिए कई प्रकार के कारण जिम्मेदार हैं, उनको बोलते हैं कारक। क्या बोलते हैं? तो अफलन के पीछे कौन कौन से कारक रिस्पॉन्सिबल है? मोटे मोटे इसमें दो प्रकार के कारक। कुछ ऐसे कारक हैं जो फलन को बाहर से प्रभावित करते हैं, मतलब पौधे को बाहर से प्रभावित करेंगे, उनको बोलेंगे अपन बाह्य कारक। क्या बोलेंगे? तो एक तो कहलाते हैं बाह्य कारक। ये लोग बाह्य कारक, बाह्य को अंग्रेजी में हम लोग बोलते हैं एक्सटर्नल फैक्टर्स। क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल फैक्टर्स। एक्सटर्नल फैक्टर्स अंग्रेजी याद रखना अनिवार्य नहीं है, कोशिश करो तो याद रख सकते हो। फैक्टर्स, फैक्टर या फैक्टर्स। तो ये तो सारे के सारे कौन से हो गए? सारे के सारे का मतलब अभी तो लिखे ही नहीं है, लेकिन अब लिखेंगे तो हम लोग पढ़ेंगे इधर बाहर वाले। बाहर वाले को अपन क्या बोलते हैं? एस नहीं लिख पा रहा हूं यहां में, ये एस नीचे लिख दे, ठीक है। अब जो कारक पौधे के अंदर से ही प्रभावित करेंगे उनको बोलेंगे आंतरिक कारक। क्या बोलेंगे? आंतरिक। तो हमने पौधे के फलन को प्रभावित करने वाले कारकों को दो भागों में बांट दिया है, बाह्य कारक और आंतरिक कारक। बोले तो इंटरनल फैक्टर्स। क्या बोलते हैं अपन? तो इंटरनल फैक्टर्स दो प्रकार के कारक होते हैं। ये कारक कौन से हैं? फैक्टर्स। अब ऐसे कारक जो पौधे के अंदर ही है, पौधे के अंदर ही ऐसे कुछ कारक है जो गड़बड़ करने की कोशिश कर रहे हैं, आंतरिक कारक, और जो बाहर से कोशिश कर रहे हैं उनको क्या बोल रहे हैं अपन? बाह्य कारक। अब बाह्य कारक कौन कौन से? मैं एक बार आपको हल्के से बता देता हूँ, फिर इनको आप लोग बाद में लिख लेना। जैसे सबसे पहले है पोषक तत्व। क्या है गाइस? तो इसमें अपन लिखते हैं पोषक तत्वों की स्थिति। पोषक तत्वों की स्थिति। पौधे को अपना जीवन चक्र पूरा करने के लिए कितने पोषक तत्व चाहिए? 17 पोषक तत्व चाहिए। पहले 16 चाहिए होते थे, तो धीरे धीरे अनुसंधान हो रहा है तो पता चला। कहने का मतलब यह है कि अगर आपने बाहर से किसी एक पोषक तत्व की सप्लाई भी कम कर दी तो पौधे में दिक्कत हो जाएगी। अगर आपने बोरोन कम डाला तो पौधे में जो है परागकण नहीं बनेंगे। और परागकण बहुत सबसे इंपॉर्टेंट चीज कौन सी रहती है भाई? पूरे पौधे की सबसे महत्वपूर्ण चीज कौन सी? परागकण ही सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि परागकण में अगर कमजोरी है तो फल कमजोर लगेगा। अगर आपने पौधे को नाइट्रोजन ज्यादा देती तो पौधा वानस्पतिक रूप से बड़ा हो जाएगा। तो आपने वो एग्रोनॉमी के अंदर पहले पढ़ा भी, आवश्यकता की कसौटी, क्राइटेरिया ऑफ एसेंशियलिटी के अंदर यह है कि किसी एक पोषक तत्व की कमी हो जाती है तो खाली वही पोषक तत्व उस कमी को पूरा कर सकता है, कोई दूसरा पोषक तत्व नहीं कर सकता है। तो कहने का मतलब पोषक तत्व जो है फलन को प्रभावित करते हैं। इसी प्रकार से मौसम की स्थिति क्या है गाइस? अब मौसम की स्थिति से हम ये समझते हैं कि मौसम बदलता रहता है, इंसान बदल जाते हैं, मौसम बदलते रहते हैं। भाई साल में कितनी बार मौसम बदलता है? वो पुरानी मूवी का गाना नहीं आता कि तुम मत बदल जाना मौसम की तरह? नहीं आता था क्या पहले? मतलब मौसम बदल रहा है, कभी सर्दी, गर्मी, बरसात। अच्छे खासे फूल आ रहे हैं, ले मूसलाधार बारिश, बारिश आने सारे सारे क्या हो गए? फूल झड़ गए। अच्छे अंगूर लग रहे थे,
ओलावृष्टि होगी तो सब खत्म हो गए। तो मौसम बदल रहा है, लू चल रही है तो पौधे सूख, शीतलहर चलने से गड़बड़ होगी तो गड़बड़ होती रहती। कभी कोई फूल जड़ता है तो उसके पीछे 3 कारण हो सकते हैं अलग। जैसे कोई किसान आया तुम्हारे पास कि ये दिक्कत है, फूल जड़ रहे, फूल जड़ रहे हैं। फूल जड़ने के पीछे 3 कारण क्या हो सकते हैं? अचानक मौसम में होने वाला बदलाव, अचानक से कल जैसे अचानक बारिश आ गई तो अचानक तापमान का बढ़ना गिरना, नमी का बढ़ना घटना, तो उससे फूल गिर सके। दूसरा, किसी सूक्ष्म पोषक तत्व की कमी, माइक्रो न्यूट्रिएंट की कमी होती है तो फूल जल सकते हैं। तीसरा, कोई न कोई रोग या कोई न कोई कीट का लगना, खासकर जो रस चूसक कीट होते हैं ना, वो लगने से भी फूल जड़ जाते हैं। तो इसी प्रकार से फिर किसान को उसका उपचार हम लोग बताते हैं। इसके अलावा रोग और कीट, तीसरा क्या कारण है गाइस? तो दुनिया भर के रोग लगते हैं, दुनिया भर के कीट लगते हैं। अपन अलग से पादप रोग विज्ञान और पादप कीट विज्ञान पढ़ते हैं, याद है तुम्हें? तो इतने सारे रोग, टिड्डी दल आ गई, कभी टिड्डी दल आ गई, कभी दीमक लग गया, कभी क्या लग गया, तो रोग है। कितने ही प्रकार के रोग की टिड्डी दल आती है, तुमने देख ही रखा है। टिड्डी आती, पूरा पूरा टिड्डी दल आया, जहां बैठा वहां पूरी वनस्पति साफ करके फिर आगे बढ़ गया। होता नहीं होता ऐसा? और कृषि विभाग के पास कुछ नहीं कंट्रोल करने। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट भारत का जो है ना, भारत का, उनके पास में टिड्डियों को कंट्रोल करने के लिए कुछ नहीं है। ताली बजाओ ताकि एक जगह से दूसरी जगह उड़ करके बैठ जाए। तो हमारी यहाँ ड्यूटी लगी थी पहले, मैंने पुराने टाइम पे बताया था, मैं एक वीडियो भी बताऊंगा। हम उसको नियंत्रित कर रहे थे टंकियां बांध बांध के, मैं सुपरवाइजर था, अभी 2020 की बात है। तब क्या हुआ कि टिड्डी दल, कोरोना के टाइम पे आई थी टिड्डियां, तो टिड्डियां आई तो उस समय बहुत प्रॉब्लम हुई। तो वो कलेक्टर की ड्यूटी लगाई थी, वहां की टिड्डियां ऐसे समस्या हो रही है, कोटला उदयपुर से जंगली इलाका, तो वहां पे हमारी ड्यूटी लगा दी। तो हम क्या करें, हम टिड्डियों को उड़ा रहे थे। सुबह सुबह सर्दी में टिड्डियां उड़ती देखे तो नहीं, वो उड़ती है 12 बजे और 4 बजे तक, 12 से 4 बजे के बीच में जिधर हवा का रुख होता है टिड्डियां उधर जाती है। तो हुआ यूं उस समय, एक छोटी सी बात बता रहा हूँ 10 सेकंड में। ये उदयपुर था, उदयपुर नहीं, ये राजस्थान मान लो, 4 जिलों का नक्शा है, उदयपुर संभाग मान लेना इसको। तो यहाँ पे ये राजसमंद माना कि राजसमंद, उदयपुर, सिरोही और इस तरीके से। तो टिड्डियां क्या उधर बॉर्डर साइड में थी ऐसे। तो ये उदयपुर में आ गई, तो उदयपुर वालों ने क्या करा, ढोल वोल बजा के, हवा चली तो इधर चली गई टिड्डियां। तो उदयपुर वाले कृषि विभाग के अखबार ने छापा कि उदयपुर के कृषि विभाग ने टिड्डियों को सिरोही में खदेड़ा। अगले दिन ये राजसमंद में चलेगी, हवा उधर चली, तो उन्होंने सिरोही वालों ने जवाब, कृषि विभाग ने टिड्डियों को उधर खदेड़ा। तो कृषि विभाग क्या खदेड़ेगा, वो तो हवा के रुख की तरफ से जा रही, कृषि विभाग के पास कोई साधन तो नहीं, कर्मचारी दौड़े और उड़ा वो तो है। ऐसे ही कर रहे थे हम लोग। तो हमारे पास में ऐसा कोई निपटने का कोई साधन नहीं। अगर अमेरिका या विकसित देश होते तो ड्रोन में छिड़क सकते, हमने भी ड्रोन उड़ाए थे, लेकिन छोटे छोटे ड्रोन, उससे इतना कंट्रोल नहीं होता पहाड़ी इलाकों में। हेलीकॉप्टर में दवाई छिड़क देते हैं, विकसित पैसा होता है तो करते हैं, अपने पास तो है नहीं साधन। तो कई सारी समस्याएं बाहर से पौधे को प्रभावित कर रही है। इसके अलावा है बेटा ट्रेनिंग प्रूनिंग। क्या है? तो अगर आप अच्छी खासी ट्रेनिंग और प्रूनिंग करोगे तो पौधे में फल अच्छे लगेंगे, और नहीं करोगे तो कुछ नहीं लगेगा। समय पे अगर आप सिंचाई करोगे, आवश्यकता है पौधे को, तो फलन अच्छा लगेगा, नहीं करोगे तो कुछ नहीं लगेगा। इसके अलावा है अनुपयुक्त भूमि। क्या है गाइस? अनुपयुक्त भूमि का मतलब है मृदा का लवणीय क्षारीय होना। अगर अम्लीय लवणीय क्षारीय है तो पौधे में फल उस हिसाब से नहीं लगेंगे। तो बाहर से प्रभावित करने वाले कारक कौन से हो गए? पोषक तत्व, मौसम की स्थितियां होगी, रोग कीट हो गए, ट्रेनिंग प्रोनिंग, सिंचाई हम लोग बाहर से करते हैं, और मृदा खराब है तो भी बाह्य कारक। अब आप ऐसे लिखना, सुनो, इसको लिखने का तरीका बता दो। जैसे ये पेज है, इस पेज पे आपने अफलन लिखा हुआ, अफलन, तो इसके कारक 2 है, बाह्य कारक, तो ये आपने लिख लिया बाह्य कारक, सही बात है। तो कल अपन जब आंतरिक कारक लिखेंगे ना, तो उसको यहां से स्टार्ट करेंगे ये, क्योंकि आंतरिक कारक अलग अलग प्रकार के होते हैं। तो यहां पर आप लोगों को खाली क्या लिखना है? बाह्य कारक, तुरंत लिख लो। क्या बात है। हाँ भाई, लिख पा रहे हो तुम? चालू करो लिखना। अफलन की समस्या व समाधान।
बारिश आ रही है, बारिश आ गई। लो नहीं, मैंने कहा था ना आ सकती है बारिश। मैंने कहा था तो मैं कोई सहदेव नहीं हूं, मैंने तो ये बादल हो रहे थे इसलिए कहा था। नहीं, जो आदमी आगे की बता देता उसको सहदेव कहते हैं। नहीं, गांव नहीं कहते सहदेव। जो है सहदेव, एक्चुअली क्या पांडवों में सहदेव नहीं था क्या? उसको आगे का पता चल जाता था कि आने वाले टाइम पे क्या होगा। इसलिए आजकल यूं कोई आदमी अगर ज्यादा आगे की बताता ना तो उसको कि तू क्या सहदेव है, ये तू बता देगा। गांव में देसी भाषा में इसको हे देव बोलते हैं। हे देव, हे देव का मतलब सहदेव का अपभ्रष्ट सहदेव। सुपरवाइजर आप लोग 8 और 9 बैच वाले हो, अच्छे बच्चे सवास। 19 तारीख डुपरवाइजर नहीं, सुपरवाइजर, सुपर डुपरवाइजर नहीं। शायरी, शायरी रोज रोज कहाँ से सुना है? तुम्हें एक भी बार नहीं सुनाई क्या? हाँ तो सुना देता हूँ ना फिर। लेकिन उसमें यूं है कि भाई शायरी के बाद हो करना अलाउ नहीं। आप ऐसे करो, कैसे करोगे? ऐसे करके बताओ एक बार। अगर आपको ताली बजाने की इच्छा हो करने की इच्छा हो तो कुछ भी नहीं करना, ऐसे करना। इसका मतलब यूं रहेगा कि ठीक, अच्छा लग रहा नहीं। चलो, हाँ, कई सारी शायरियां चुटकुले तो रहते हैं पुराने जमाने की कि, कि हम तो मौजूद थे रातों में उजाले की तरह। हम तो मौजूद थे रातों में उजाले की तरह, लोग निकले ही नहीं ढूंढने वाले की तरह। कि हम तो मतलब हम रात में भी उजाले के जैसे थे। अगर कोई डंगा ढूंढने वाला होता तो दिख तो जाते, दूर से दिख जाते। तो हम तो मौजूद थे रातों में उजाले की तरह, लोग निकले ही नहीं ढूंढने वालों की तरह। दिल तो क्या रूह में भी उतर जाते, उसने चाहा नहीं चाहने वालों की तरह। आवाज नहीं करनी, नहीं तो और कभी नहीं सुन पाओगे। अच्छा कर रहा हो, कोई दिक्कत नहीं, इसको लिख लो। ऑनलाइन वाले लिखते रहो। मेरी किताब के लिए बार बार पूछ रहे हैं। मेरी जो हॉर्टिकल्चर की किताब आती है स्टूडेंट्स, वो आपको आपके सभी जिलों में मिल जाती है, या फिर सभी जिलों में बुक स्टोर पे मिल जाएगी, या आप फ्लिपकार्ट अमेजन पे सोनू कुमावत हॉर्टिकल्चर लिख करके वहां आ जाएगी, या उदयपुर में कोटा में यहाँ सस्ती मिलती है। सभी जिलों में मिल जाएगी। नहीं तो मैंने इंस्टा पे और यूट्यूब के ऊपर वीडियो डाल रखा है, उस पर व्हाट्सअप नंबर दे रखे हैं, उस पर आप मैसेज करेंगे तो लिंक शेयर कर दी जाएगी। ठीक है, बाकी वो किताब खरीदना अनिवार्य नहीं है। और यहाँ के कोई लेना चाहे तो कालका माता मंदिर के पास में एक स्टेशनरी है, वहां पे मैंने सबसे सस्ती दर पे दे रखी है, 250 रुपए में मिल जाएगी वहां पे। ठीक है, लेकिन वो लेना अनिवार्य नहीं कि लेनी लेनी है, वो तो प्रैक्टिस के लिए क्या है। और भाई है अच्छी है।